चलें जी, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई अगर पिछले लेक्चर में हमने डिकोडर्स किया था, अगर डिकोडर्स से रिलेटेड कोई चीज ना क्लियर हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन डिकोडर से रिलेटेड? अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिकोडर इनेबल के साथ जो होता है इसको कर लिया था। Does any student remember? ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो कोई बंदा कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सर ये कर लिया था, ये इनेबल के साथ कर लिया था ना, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, ये डिकोडर की एक्सपेंशन है। यार अपना माइक म्यूट कर लें जरा। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज कि अगर हमारे पास दो डिकोडर्स हों जो 2x4 हों, ठीक है, लेकिन साथ उनके इनेबल सिग्नल भी हो, तो हम इनको 3x8 का डिकोडर बना सकते हैं। 3x8 किस तरह के? हम लोग जो हमारी सिलेक्ट लाइंस हैं I0 और I1, वो दोनों इन्हीं दोनों सिलेक्ट लाइंस पे दे देंगे 2 to 4 डिकोडर्स के। और जो हमारा इनेबल सिग्नल है उसको हम लोग ये जो इसका है I2 लास्ट लाइन आपकी, उसको एक को डायरेक्टली इनेबल कर देंगे और एक को इन्वर्टर से इनेबल करेंगे। सो दैट मीन्स के जब I2 1 होगा तो ये वाला डिकोडर काम करेगा, और जब I2 0 होगा तो ये वाला डिकोडर जो है वो काम करेगा। तो इसका पूरा ट्रुथ टेबल जो है हम वो बड़े आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें I2 जो है वो 0 है। I2 0 होने का ये मतलब है कि आपके ये वाले जो है ना ये वाला डिकोडर, इसकी जो भी इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 वो मैटर नहीं करेंगी, और हम लोग 0 के ऊपर इसको कर देंगे 1 1 1 1। इसी तरह से जब ये 1 हो जाएगा तो फिर नीचे वाला डिकोडर जो है वो ऑफ हो जाएगा और ऊपर वाला चल पड़ेगा। तो सो इनेबल की पिन को हम तीसरी इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करके वी कैन मेक अ 3x8 डिकोडर, ठीक है। सो ये आपका 3x8 डिकोडर है। इसके ये पिन Y7 है और ये पिन Y0 है। तो जब हम लोग I2 को 0 करते हैं तो ये वाला डिकोडर हमारा ऑन हो जाता है, और फिर इन दो पिन्स की कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मसलन जब इसको 0 किया तो ये 0 0 था, तो जो हमारा Y0 है वो 1 हो गया, तो Y0 यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल इनफ। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, सो कुछ केसेस के अंदर आप जो है आपको ऐसे डिकोडर की भी जरूरत पड़ सकती है जो कि एक्टिव लो हो। एक्टिव हाई जो है ये टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो आपकी नॉर्मल लॉजिक होती है। एक्टिव हाई का मतलब ये है कि मसलन 0 0 पे Y0 जो है वो 1 है, तो यानी कि हाई, यानी ये एक्टिव कब होता है सिग्नल? जब आपका जो वोल्टेज है वो हाई होती है। तो 0 0 पे ये 1 है, 0 1 पे ये 1 है, ये आपका नॉर्मल डिकोडर है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव लो डिकोडर किस तरह का होगा? एक्टिव लो डिकोडर इस तरह का होगा कि 0 0 के ऊपर उसकी तमाम आउटपुट्स जो हैं वो 1 होंगी, सिवाय उसके जो एक जो पिछली दफा 1 थी वो 0 हो जाएगी। सो Y0 0 हो जाएगा और बाकी सारे 1 होंगे। इसी तरह से 0 1 के ऊपर Y1 0 हो जाएगा, 1 0 के ऊपर Y2
और 1 1 के ऊपर y3 आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो बाकी आपकी हैं आउटपुट्स ये बन जाएंगी। तो इसको उसने शो इस तरह से किया हुआ है कि उसने ये बार लगाया, बार y2 बार y1 y0, और ये आगे बबल भी है, इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड आउटपुट्स हैं। आप में से कोई स्टूडेंट को बता सकता है कि ये कहाँ पे हमें जरूरत पड़ सकती है एक्टिव लो की, सिग्नल की? कोई सोच सकते हैं आप इसकी एप्लीकेशन जहाँ पे एक्टिव लो सिग्नल आपको चाहिए होता हो? नो सर, दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती हैं। ये कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपकी चीजें ऑन रहें और जो एक आप सिलेक्ट करें वो ऑफ हो जाए। मसलन आप चाहते हैं कि आपकी 4 लाइट्स हैं, तो हर वक्त आपकी 3 लाइट्स ऑन रहे और जो एक हो उसको आपने ऑफ करना हो। यहाँ पे आप कहते हैं आपकी सारी लाइट्स ऑफ हो, सिर्फ एक जो है वो ऑन हो जाए। तो या आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में मोटर्स लगी हुई हैं, तो आप चाहते हैं आपकी सारी मोटर्स हर वक्त चलती रहें। मसलन ये पानी के पंप्स हैं, ये हर वक्त चलते रहें, लेकिन एक पंप जिसको आप सिलेक्ट करें वो आप उसको ऑफ करवा सकें। ठीक है, तो मतलब दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। कुछ जगह पे आपने ज्यादा चीजों को ऑन रखना होता है। ये मसलन हर कमरे की लाइट्स हैं, तो आप कहते हैं सारे कमरों की लाइट्स ऑन रहें सिवाय उसके जो मैं ऑफ करूँ। यहाँ पे आप कहते हैं सारे कमरों की लाइट्स ऑफ रहें सिवाय उसके जो मैं एक ऑन करूंगा। तो इस तरह से करके इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, अच्छा, आगे हम चलते हैं। डिकोडर जो है ना, उसका एक बड़ा यूजफुल पर्पस है जो कि आप अपने काम में ला सकते हैं। वो ये है कि डिकोडर, अगर आपके पास, ये आपको पता है बने बनाए डिकोडर्स मिल जाते हैं। आपको आईसी मिल जाएगी जिसके अंदर आपको बना बनाया 3x8 का डिकोडर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ये डिकोडर है या आपने ये डिकोडर पहले एक दफा बनाया हुआ है और आपके पास बना हुआ पड़ा है, तो आप इस डिकोडर से कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी आपको अलग-अलग गेट्स लेने की जरूरत नहीं है। ये डिकोडर किसी किस्म का भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकता है। वो किस तरह से कि ईच आउटपुट इज अ मिन टर्म, यानी कि ये y7 जो है ये एक मिन टर्म है। ये क्या मिन टर्म है? ये है x y z, यानी ये जब तीनों 1 1 1 होते हैं तो ये वाली टर्म हो जाती है। इसी तरह से y0 क्या है? x बार y बार z बार। ठीक है, ये मिन टर्म है, यानी कि y0 कब 1 होता है? जब ये तीनों 0 0 0 होता है तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये वाली मिन टर्म है। इसी तरह से हर मिन टर्म जो है वो करस्पॉन्ड कर रही है इनके किसी कॉम्बिनेशन के साथ, फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। सो दैट मीन्स क्योंकि 3 जो आपके है ना इनपुट्स एक्स वाई जी, उसकी 8 मिन टर्म्स ही बन सकती हैं। तो 8 की 8 मिन टर्म्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और आपने सिर्फ ये करना है कि जो आपका बुलियन फंक्शन है उनकी मिन टर्म्स यहाँ से सिलेक्ट करके उनको सम कर लें। ठीक है, तो आपका सारा कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मसलन हम एक एग्जांपल करते हैं फुल एडर की। एक सेकंड में इसको, so let's say we want to implement a full adder using using a decoder. So हमारे पास जो सम का बुलियन एक्सप्रेशन है, सम ऑफ एक्स वाई एंड जी, इसमें एक्स वाई 2 बिट्स हैं और कैरी इन है, दैट इज मिन टर्म्स, इट्स द सम ऑफ 1 2 4 एंड 7। इसी तरह से जो कैरी आउट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ
3, 5, 6 एंड 7 ये इसके बुलियन फंक्शंस हैं फुल एडर के लिए। सो यार ये बड़ा ही शोर हो रही है, असल में ना साथ हमारे कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की और उसका सारा शोर यहाँ पे आता है। बहरहाल सो ये आपके मिन टर्म्स हो गए 1, 2, 4 एंड 7। सो आपने सिर्फ इनको यानी कि सम कर लेना है, जो कि आप एक और गेट के साथ कर सकते हैं, यानी कि एंड का फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपने मिन टर्म्स सम के लिए y1, y2, y4 और y7, ठीक है, इनको आपने इस और गेट से कनेक्ट कर दिया और ये आपके पास आ गया सम। इसी तरह से जो कैरी था, कैरी के मिन टर्म्स थे 3, सो आपने y3 को कनेक्ट किया इधर, y5, y6 और y7 ये आपने कनेक्ट करके और गेट लगा दिया, तो ये आपका बन गया कैरी। सो डिकोडर की वजह से आपको सिर्फ 2 और गेट्स लेने हैं और बाकी सारा कुछ इसके अंदर ही इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो। ठीक है जी। अमेज़ा, एक मुझे 2 मिनट दें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। April 28 TLD 2B। इस वक्त 27 अटेंडीज हैं। जो लोग इस वक्त लेक्चर मेरा सुन रहे हैं वो हैंड रेज करें, देखते हैं कितने लोग एक्चुअली एक्टिव हैं क्लास में। सो रेज योर हैंड्स एवरीवन। नाइन अटेंडीज हैं या 10 मैक्सिमम। तो इस वक्त 10 लोग हैं जो एक्टिवली सुन रहे हैं, बाकी सारे सिर्फ लॉग इन करके चले गए हैं। चलें ठीक है यार, ये तो आपकी मर्जी है, हम आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, नहीं पढ़ना तो बेशक ना पढ़ें। ओके, हैंड्स डाउन कर लें, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये उसने फिर उसी की फर्दर एक और फॉर्म बताई है, ये नैंड गेट्स के साथ है। ये एक्चुअली नैंड, आपको याद होगा कि ये जब आप इसके इनपुट्स को इन्वर्ट कर देते हैं तो ये एक्चुअली एक और गेट ही बन जाता है। और अगर आप नेगेटिव लॉजिक के साथ करते हैं, ये वो नेगेटिव लॉजिक हमने वो किया था ना एक्टिव लो वाले सिग्नल्स, तो एक्टिव लो में आपको फिर इन इन्वर्टर्स की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक्टिव लो है, तो आप सिर्फ नैंड गेट लगाएंगे और तो भी आपको सम और कैरी मिल जाएगा अगर आप एक्टिव लो वाला बाइनरी डिकोडर लेते हैं। अगर एक्टिव हाई वाला लेते हैं तो फिर आपको इनको इन्वर्ट करना है और फिर आपके नैंड गेट से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बहरहाल आप और वही उसने दिखाया कि आप इसको और से भी कर सकते हैं, नैंड से भी कर सकते हैं और नैंड के इनपुट्स को इन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगला अपना एलिमेंट कॉम्बिनेशनल लॉजिक पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड एन इनकोडर। तो एज द नेम सजेस्ट्स, जो आपका इनकोडर है वो ऑपोजिट है आपके डिकोडर का। तो डिकोडर क्या कर रहा था कि वो आपके कोड को डिकोड करके आपको बताता था कि इस कोड का क्या मतलब है। 000 का मतलब 0 है, 001 का मतलब 1 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनकोडर इसके ऑपोजिट है, यानी कि इनकोडर जो है वो बेसिकली आप उसको इंफॉर्मेशन देते हैं और वो उसको एक कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी आप उसको 1 देंगे और वो उसको 001 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये डिकोडर का बिल्कुल ऑपोजिट है। सो
let's look at binary encoder. Binary encoder है ये example 4 to 2 binary encoder. तो डिकोडर के केस में 2 to 4 होता था, ये इस केस में 4 to 2 है. ये क्या कर रहा है कि ये इसकी ये इनपुट्स हैं x1, x2, x3 और ये इसकी आउटपुट्स हैं y1 और y0. और हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जब इसकी इनपुट 0 0 0 होगी तो आउटपुट का जो कोड होगा वो 0 0 होगा. फिर जब 0 0 1 होगी तो आउटपुट कोड होगा 0 1. फिर 0 1 0 के ऊपर होगा 1 0 और 1 0 0 के ऊपर होगा 1 1. तो ये रिमेंबर ये डिकोडर के ऑपोजिट है. डिकोडर में ये आपकी आउटपुट्स थी और ये इनपुट थी. इनकोडर के अंदर ये आपकी इनपुट्स हैं और ये आपकी आउटपुट है. ठीक है. लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओनली वन स्विच शुड बी एक्टिवेटेड एट अ टाइम. मीनिंग कि यहाँ पे इनमें से सिर्फ एक जो वेरिएबल है उसको 1 होना चाहिए, या x3 या x2 या x1. अगर इसमें दो वेरिएबल्स को आप इकट्ठा 1 कर देंगे तो ये इनकोडर की आउटपुट गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई इंफॉर्मेशन बनती नहीं है. इंफॉर्मेशन वही बनती है जो इस फॉर्म के अंदर होती है. तो ये एक इसमें ख्याल रखना होता है. और डिकोडर में ऑब्वियसली ये हमेशा सिर्फ एक ही पिन होती है जो 1 होती है. तो so this is our encoder. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लें. ये आता है क्या चीज? थोड़ा सा ऊंची बोलें, आवाज नहीं आ रही आपकी. सर ये 3 to 3 में भी आता है या फिर सिर्फ 3 से 2 तक ही आता है? ये जो है इनकोडर आपका 4 to 2 भी होता है. ठीक है. फिर 8 to 3 भी होता है. इनकोडर अगला कौन सा होगा? 8 to 3. उसकी 8 इनपुट्स होंगी और 3 आउटपुट्स होंगी. फिर आपका होगा 16 to 4. तो सारे हर तरह के होते हैं. ये तो एक हमने देखा है. बिल्कुल सर, डिकोडर कोई भी बना सकते हैं, उस तरह से इसको भी बना सकते हैं. जी, थैंक यू सर. Any other question? सर जी जी जी. सर जैसे अब ये 3 वेरिएबल्स हैं x3 x2 x1, तो इनका फर्ज करें कॉम्बिनेशन 0 0 है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि y अगर ये तीनों 0 होंगे तो y1 y0 0 होंगे, और ये कॉम्बिनेशन में याद रखने पड़ेंगे इसके. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि 0 0 इसका जो इंफॉर्मेशन है, इसका कोड क्या है. ये तो बड़ा सिंपल सा कोड है. हाँ, ये तो पता होना चाहिए आपको डेफिनेटली. अच्छा, okay, so now let's look at an application of an encoder. यहाँ पे हमारे पास हम एक बना रहे हैं octal to binary encoder. Octal to binary encoder यानी कि उसकी इनपुट जो है वो एक आपका ऑक्टल नंबर है. ठीक है. और उसकी जो आउटपुट है वो बाइनरी कोड है उस नंबर के इक्विवेलेंट. ठीक है. तो माइक म्यूट कर लें जी प्लीज. अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो है, जो हमारा पहला ऑक्टल नंबर है वो हमने कनेक्ट कर दिया I0 के साथ. ओके. सो पहला हमारा इनपुट बना कि हमारा I0 जो है वो 1 है और बाकी सारे के सारे 0 हैं. तो ये ऑक्टल में ये 1 है. फिर 2 यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, 3 4 5 6 7 0 सॉरी 7 यहाँ पे आता है, मैंने एक मिस कर दिया. 0 1 पे ये 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है. तो जब ऑक्टल में 7 प्रोड्यूस होता है तो हम यहाँ पे मान दे देते हैं. जब ऑक्टल में फॉर एग्जांपल 0 प्रोड्यूस होता है तो हम यहाँ पे दे देते हैं. तो ये है 0. इसका कोड जो बनता है वो बाइनरी में बनता है 0 0 0. फिर 1 का कोड बनता है
है 001, 2 का कोड बनता है 010, 3 का कोड बनता है 011, 4 का है 100, ये बाइनरी नंबर्स है ना, तो इसकी वही पावर्स हैं 1 2 4, और 7 का कोड बनता है 111, ठीक है, 4 + 2 + 1 7। तो ये इसकी आउटपुट्स आनी चाहिए करस्पॉन्डिंगली डिपेंडिंग ऑन दीज इनपुट्स। ओके, तो इसके लिए अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो बड़ा सिंपल है, आप y2 का कार्नोफ मैप बनाएं, y1 का बनाएं, y0 का बनाएं, एंड you can then implement it like this. So उसने y2 का कार्नोफ मैप नहीं बनाया, उसने वैसे ही उसको y2 को लिख दिया है कि y2 1 कहाँ पे है। So y2 1 है when i4 is 1 और i5 और i6 और i7, तो यहाँ पे ये 1 है, तो ये y2 के लिए i7 + i6 + i5 + i4। उसी तरह से y1 के लिए हमने देख लिया, y1 1 है i2 पे, ठीक है, और i3 के ऊपर एंड सो ऑन। यहाँ पे ये i6 एंड i7। सो ये बड़ा सिंपल था, ये जस्ट एन ऑर गेट जिसकी ये इनपुट्स हैं। तो ये हमने y2, y1 और y0 इंप्लीमेंट कर दिया है और इनको ये हमने इनपुट्स दे दी हैं। तो ये हमारा बन गया ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल इनफ। यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ठीक है, अच्छा, अब हम एक और इनकोडर देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। ठीक है, रिमेंबर ये इनकोडर के अंदर हमने ये कहा था कि इसमें से ये जो आपकी लाइंस है इसमें से कोई एक सिर्फ 1 होनी चाहिए, बाकी हमेशा 0 हो, तो ये इनकोडर काम करेगा। ठीक है, यू रिमेंबर दिस इज व्हाट वी लर्नड। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल i3 और i2 दोनों 1 हो, बाकी 0 हो। ठीक है, तो इस केस में आप ये अगर आपके बहुत सारे इनपुट्स भी 1 हो सकते हैं, अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है, तो उसमें आप एक स्पेशल इनकोडर यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर जो है वो देखेगा कि अच्छा अगर i3 और i2 दोनों 1 है तो मैंने यहाँ पे कोड किसका देना है, तो वो कहेगा मैं i3 का कोड दूंगा, यानी जो भी हायर नंबर है उसको मैं प्रायोरिटी दे दूंगा। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं चारों 1 भी दे दूं तो कोड कौन सा जनरेट होगा, i3 का। ठीक है, इसी तरह से अगर i0 0 है, सॉरी i0 1 है और i1 भी 1 है, ये दोनों 0 हैं, तो वो प्रायोरिटी किसको देगा, इस वाले 1 को, i1 को, तो वो i1 का कोड जनरेट करेगा, यानी इनमें से जो भी हायर नंबर होगा उसका वो कोड जनरेट कर देगा, बाकी 1s को वो इग्नोर कर देगा। तो इसमें प्रायोरिटी हायर की भी रख सकते हैं आप, लोअर की भी रख सकते हैं। मसलन आप ऐसा इनकोडर भी बना सकते हैं जिसमें अगर सब 1 हो तो वो i0 का कोड दे, और ऐसा भी जब सारे 1 हो तो वो i3 का कोड दे। तो इस टाइप के इनकोडर को हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। अगर तो एक 1 है तो फिर तो कोई मसला नहीं, वो उसी का ही कोड देगा, लेकिन अगर 2 1 हो गए तो उसमें से जो हायर नंबर होगा वो उसका कोड देगा। तो इसका अगर हम लोग ट्रुथ टेबल देखें तो वो कुछ इस तरह बनता है कि इसकी आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं 0 0 0 0 और इसकी आउटपुट्स हैं y1 y0 और v एक अलग इसकी आउटपुट है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सो 0 0 0 पे तो ये 0 0 देगा, 0 0 1 के ऊपर ये 1 देगा, 0 0 1 0 के ऊपर ये 1 1 देगा, ये इसकी तीसरी आउटपुट है। और अच्छा, अब आप देखें कि वो ये कह रहे हैं कि मसलन 0 0 1 0 के ऊपर उसने i0 को डोंट केयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब i1 1 है ना, तो अगर i0 1 हो तो भी ये कोड जनरेट होगा, और अगर i0 0 है तो ये कोड जनरेट हो गई। तो इट डजंट मैटर कि i0 क्या है अगर i1 1 है। ठीक,
है। तो इस वजह से इसको हमने डोंट केयर कर दिया है। इसी तरह से जब हम I2 पे जाते हैं तो I2 जब 1 होता है तो इट डजंट मैटर कि I1 और I0 क्या है, क्योंकि वो चाहे 1 हो तो भी हम इसी का कोड देंगे, इस 1 का I2 का, और अगर वो 0-1 है या जो भी है तो कोड आपका हमेशा यही रहेगा 101 जो I2 को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। इसी तरह से I3 इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, तो I3 जब 1 होगा तो फिर बाकी जो I2, I1 और I0 हैं ये आपके डोंट केयर्स हो जाएंगे और हर दफा यही कोड आपका जनरेट होगा 111। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी इनकोडर बना सकते हैं एंड देन यू कैन मेक अ बुलियन फंक्शन। 3 जो हमारी बिट्स हैं उसका ये बनता है y1 ये है, y0 ये है और v हमारा ये है। तो ये था आपका प्रायोरिटी इनकोडर। इससे रिलेटेड कोई तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये जो इक्वेशन है ये भी याद रख हम कर सकते हैं ना, आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। यार इक्वेशन तो याद करने की तो जरूरत नहीं होती। इक्वेशन तो आप अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आप खुद ही लिख सकते हैं इक्वेशन ट्रुथ टेबल से, और अगर ट्रुथ टेबल से नहीं लिखी जा रही तो कार्नोफ मैप बना लें और कार्नोफ मैप से सिंपलीफाई करके लिख लें। तो इस तरह आप हर चीज की इक्वेशन तो नहीं याद कर सकते ना। मुझे तो कोई याद नहीं है कि ये क्या इक्वेशन है। मैं तो उसकी फंक्शनैलिटी दूंगा, उसके हिसाब से उसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगा और फिर उसका कार्नोफ मैप बना के तो उसको सिंपलीफाई करूंगा। ये याद नहीं करने की जरूरत। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके, सो आपने इसका ट्रुथ टेबल और ये बुलियन फंक्शंस बना लिया तो फिर हम लोगों ने ये सर्किट इंप्लीमेंट कर लिया। ये आपका बन गया 4-बिट प्रायोरिटी इनकोडर। चलें, आज के लिए काफी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। नो सर, समझ आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि कल की अनाउंसमेंट शौकत महमूद की आप लोगों ने सुन ली होगी कि कोई एग्जाम्स जो हैं वो 15 जून से पहले नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है वो यूनिवर्सिटीज पे भी अप्लाई होगा। तो जो Yes, आपका sir. मिड टर्म था 17 मई को, वो तो नहीं होगा ऑन कैंपस फॉर श्योर। 15 जून तक तो ये सब बंद है। तो इसका ये मतलब है कि अब आपका जो मिड टर्म है वो ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन किस तरह होता है, क्या वाइवे की फॉर्म में होता है? मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली वाइवा होगा कि मैं हर स्टूडेंट का इंडिविजुअली वाइवा लूंगा, उस वाइवे के ऊपर आपके ग्रेड्स लगेंगे। तो पढ़ना आपको तब भी पड़ेगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि अब आप कहेंगे चलो यार ये तो फुल चीटिंग प्रोग्राम है, ये तो मसला ही हल हो गया। तो हो सकता है आपका वाइवा हो, तो आप लोग पढ़ें, क्लास को अटेंड करें, ठीक है? और इस वक्त सिर्फ 10 लोग हैं क्लास के अंदर 50 में से या 40 में से। तो बाकी अपने जो आप फ्रेंड्स हैं उनको भी कहें कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी तो 31 अटेंडीज हैं। जरा हैंड रेज करें सारे लोग इस वक्त। ठीक है, सो हाफ द क्लास इज स्टिल मिसिंग। लॉग इन 31 हुए हैं लेकिन हाफ द क्लास इज नॉट देयर। तो आप ये अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि पढ़ें, क्योंकि बात ये है कि एग्जाम हो या ना हो, पढ़ना तो आपने इसलिए ताकि आपको एक चीज आती हो, कल को आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पढ़ना आपने सिर्फ एक ग्रेड के लिए तो नहीं है। ग्रेड के लिए तो मतलब अगर आपको अभी कह देंगे कि आप इस कोर्स को ही छोड़ दें तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। खाली एक पीस ऑफ पेपर की तो कोई वर्थ नहीं है। आजकल डिग्रियां तो हर एक के पास है, तो इसलिए आप लोग जरा सीरियसली पढ़ाई भी करें, ठीक है? चलिए जी, एनी क्वेश्चंस या एनी कमेंट्स? अदरवाइज वी कैन एंड। नो सर। ओके जी, So far, सर जी जी सर इन योर केस पेपर होगा ही नहीं या सिर्फ वाइवा होगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ मेरे केस में नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के केस में एक ही रूल है। तो इट्स नॉट इन माय केस। अब ये यूनिवर्सिटी रूल बनाएगी, अगर वाइवा हुआ तो हर सब्जेक्ट में वाइवा होगा। जी जी सर, जी तो सर उस ठीक है केस सर, में ठीक, एग्जाम थैंक नहीं यू। होगा, सिर्फ वाइवा होगा? नहीं, एक पोर्शन रिटन एग्जाम होगा, वो सारे आप लोग चीटिंग कर लेंगे, उसमें सबके फुल नंबर आ जाएंगे, और दूसरा वाइवा होगा, वो जिसको आता होगा वो उसके नंबर उसके आ जाएंगे। ठीक है?